हाँ बस, और सबको बाकी ये एनुअल म्यूट योरसेल्फ। तो डाला सेम ही है, उसको उसको कहा इसको। So now the third type of debenture is as per conditions of redemption. Redemption का मतलब होता है रिफंड। अगर डिबेंचर 1 ईयर का है, मतलब उसका रिडेम्पशन 1 ईयर के बाद होगा, मतलब 1 ईयर के बाद हमें डिबेंचर वापस लेकर डिबेंचर होल्डर को उसका पैसा दे देना पड़ेगा। रिडेम्पशन का मतलब होता है रिफंड। अगर हमने डिबेंचर कंपनी इश्यू करे 5 इयर्स के लिए, तो 5 इयर्स के बाद हम कंपनी क्या करेगी, डिबेंचर वापस ले लेगी और डिबेंचर का पैसा डिबेंचर होल्डर को दे देगी। उसको बोला जाता है रिडेम्पशन। रिडेम्पशन मींस रिफंड। ओके, तो एज पर कंडीशंस ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन, तो उसमें है देखो दो है, रिडीमेबल डिबेंचर्स एंड इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर का दूसरा नाम है परपेचुअल डिबेंचर। नाम से पता चलता है रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब रिफंडेबल एंड इररिडीमेबल मतलब इररिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल। ओके, मतलब अगर हमें ऐसे डिबेंचर दिए हैं जो रिडीमेबल है, मतलब उसका पैसा हमें कुछ टाइम पीरियड के बाद वापस मिल जाएगा। 1 ईयर होगा तो 1 ईयर के बाद मिल जाएगा, 5 इयर्स होगा तो 5 इयर्स के बाद मिल जाएगा। ओके, और दूसरा होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। इररिडीमेबल डिबेंचर का पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा, उसका पैसा वापस मिलेगा ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द फर्म। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी, मतलब जब कंपनी बंद होने वाली होगी, तब डिबेंचर होल्डर को उसका पैसा मिलेगा, तब तक उसको पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, तब तक उसको हर साल उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो तुम बोलोगे सब पागल थोड़ी इररिडीमेबल डिबेंचर लेगा, रिडीमेबल ही लेना, पर ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है और ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, रिडीमेबल डिबेंचर कैसा होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तुम्हारे पास पैसा पड़ा है, तुमको किसी कंपनी में 5 साल के लिए या 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है या किसी को देना है, तो रिडीमेबल डिबेंचर ले लो। तो 3 या 5 साल के बाद उसका पैसा तुमको मिल जाएगा, उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम होगा। पर तुम्हारे पास अगर पैसा ऐसा पड़ा है जो स्पेयर में है, इसका यूज आने नहीं वाला लॉन्ग टाइम के लिए, 10-15 साल के लिए या 20 साल के लिए, तो क्या करो, इररिडीमेबल डिबेंचर ले लो। मतलब जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक तुमको उसका इंटरेस्ट मिलते रहेगा, बराबर है। और जब कंपनी बंद होगी तब तुमको उसका पैसा मिलेगा। और इररिडीमेबल डिबेंचर का इंटरेस्ट ज्यादा होता है। ओके, तो देखो दोनों की डेफिनेशन तो मैंने समझा दी। क्लियर है ना डेफिनेशन सबको? यस सर, क्लियर है। यस अब सर। क्या होगा, the debentures which are issued with the condition that the amount of debentures can be repaid after certain period are called redeemable debentures. Okay, और irredeemable में क्या होगा, irredeemable debentures are those debentures which are not repayable by the company during its lifetime. Okay, हाँ, और उसका पैसा कब वापस मिलेगा, these type of debentures are repayable only at the time of लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सब लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन कर लो, जितना मैंने अंडरलाइन करा है वो बाद में लिख लेना। इसका मैं स्क्रीनशॉट नहीं भेजूंगा, सम्स करेंगे वहां से भेजूंगा। चलो आगे चलते हैं। इसमें कोई भी डाउट? नो सर। Now next is on the basis of convertibility. हमने पता लास्ट टाइम डिस्कस किया था, कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या होता है, जब रिडेम्पशन होने वाला होगा उस टाइम पे हमें ऑप्शन मिलेंगे कि डिबेंचर को कन्वर्ट करके तुमको शेयर्स लेने हैं या डिबेंचर को कन्वर्ट करके कोई नया डिबेंचर लेना है। ओके, तो कन्वर्टिबल डिबेंचर उसको बोलते हैं। और दूसरा होता है नॉन कन्वर्टिबल। तो देखो कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या होगा, टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद जब रिडेम्पशन होने वाला होगा तब वो डिबेंचर कन्वर्ट हो जाएंगे या तो शेयर्स में या तो नए डिबेंचर्स में। ओके, और नॉन कन्वर्टिबल में वो कन्वर्ट नहीं होंगे, उसका तुमको सीधा कैश मिल जाएगा। तो चलो अब लिखते हैं पहले कन्वर्टिबल डिबेंचर की डेफिनेशन। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स व्हिच आर कन्वर्टिबल इनटू इक्विटी शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज एट अ स्टेटेड रेट ऑफ एक्सचेंज। ओके, आइदर एट द ऑप्शन ऑफ डिबेंचर होल्डर और एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। ओके, मतलब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऑप्शन पे या तो डिबेंचर होल्डर के ऑप्शन पे। कंपनी रिडेम्पशन के टाइम पे ऑप्शन देगी डिबेंचर होल्डर को कि भाई तुमको कन्वर्ट करना है या कैश ले जाना है।
फिर डिबेंचर होल्डर उस टाइम पे जो भी डिसीजन लेना है वो लेगा। ओके, पर ऐसा कब हो सकता है जब उसके पास कन्वर्टिबल डिबेंचर होंगे तो ही हो सकता है। अगर हमारे पास नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है फिर हम कंपनी को रिडम्पशन के टाइम पे बोले कि नहीं हमको तो दूसरे डिबेंचर दे दो सामने, हमको कैश नहीं चाहिए, हमको अभी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो कंपनी मना कर देगी कि नहीं आपके पास नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है तो आपके डिबेंचर कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, अब आप कैश लेके जा सकते हो। ओके, तो नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर में क्या होगा, सच डिबेंचर्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटीज। अंडरलाइन कर लो। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो अब आगे प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर, इसी को शॉर्ट नोट नहीं आती है लेकिन इसके अंदर जो कुछ पॉइंट्स है वो हम शॉर्ट में खाली समझ लेते हैं। 1 मार्क का एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट है, जितना मैं समझाऊं जितना अंडरलाइन करूं उतना तुम लोग लिख देना। ओके, हेडिंग ये देना प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और मोस्ट टाइमली फॉर एमसीक्यू। इसकी थ्योरी नहीं पूछेंगे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोसीजर, ऐसा नहीं पूछते। इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ओके, टोटल अपने को 8 पॉइंट्स दिए, इनमें से कोई भी पॉइंट एमसीक्यू फॉर्म में आंसर इस शॉर्ट में आ सकता है। ओके, तो देखो वेरी फर्स्ट, when company has decided to issue debenture, a resolution is passed at the meeting of the board of directors of the company. The resolution should state number of debentures, amount per debenture and total amount of debenture issued, rate of interest, date of redemption and other terms related to issue of debenture. इसका मतलब ये है कि मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड कंपनी, उसके 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब ये कंपनी को एक्सपांशन करना है और एक्सपांशन करने के लिए कंपनी को 10 लाख रुपीस की जरूरत है फॉर एग्जांपल। ओके, अब 10 लाख रुपीस की जरूरत है तो 10 लाख रुपीस तो कंपनी बैंक से भी ले सकती है लोन के फॉर्म में, कंपनी इश्यू ऑफ शेयर से भी ले सकती है और कंपनी इश्यू ऑफ डिबेंचर से भी ले सकती है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर डिसाइड किया है कि हम शेयर्स इश्यू नहीं करेंगे, तो शेयर्स इश्यू करने के बाद क्या होता है, शेयर होल्डर भी कंपनी के ओनर बन जाते हैं, को ओनर्स। हमें और किसी को को ओनर नहीं बनाना है, हम 10 डायरेक्टर है और 10 ही ओनर है, हमें और हमारे ओनर्स को बढ़ाना नहीं है, इसके हम लोग शेयर को इश्यू नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन आता है बैंक। ओके, तो उन्होंने ये भी सोच लिया कि नहीं बैंक से भी पैसा नहीं लेंगे, बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट होती है। ओके, ऐसा सब होता है, तो लोगों को बैंक से भी पैसा नहीं लेना है, तो क्या करेंगे, अब वो लोग बोरो करेंगे मनी फ्रॉम पब्लिक और पब्लिक से बोरो करने के लिए हम लोग मीटिंग करेंगे, मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करेंगे कि भाई हम लोग डिबेंचर इशू करने वाले हैं। अब 10 लाख है तो लोग सब मिलकर नक्की करेंगे कि एक डिबेंचर का 100 रुपया है, तो बोलो 100 रुपए वाले कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 1 लाख डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। सॉरी 100 रुपए वाले कितने, 10 लाख है ना, हाँ तो 1 लाख अपने को इशू करने पड़ेंगे, तो हो जाएगा यस और नो? 10,000 करेंगे सर। Yes, sir. हाँ 10,000 करेंगे तो अपने पास कितने देखा जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना फेस वैल्यू 10 नहीं है। ओके, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। तो उन लोग नक्की करेंगे भाई कितने डिबेंचर इशू करने हैं, तो 10,000, हर एक डिबेंचर का कितना रुपया होगा, 100 रुपया, तो कितना हुआ टोटल 10 लाख हुआ। उसके बाद इंटरेस्ट कितना देंगे, 6% या 8% जो भी होगा वो डिसाइड करेंगे, और कितने टाइम के लिए बोरो करना है मगर मनी, 3 साल के लिए 5 साल के लिए वो डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो पहला पॉइंट तुमको तो इतना याद रखना है कि when company has decided to issue debentures, a resolution is passed at the meeting of board of directors of the company. Okay, इतना अंडरलाइन कर लो सब लोग। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं कि डिबेंचर कब इशू करने हैं, कितने इशू करने हैं, क्या रेट पे करने हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट एंड प्रोविजंस ऑफ सेबी should be considered at the time of issue of debenture. A company should issue a prospectus or a statement on lieu of the prospectus with proper information inviting the public to subscribe the debentures. अब ये रूल है, ये रूल से शेयर्स के लिए भी और डिबेंचर्स के लिए भी है। अगर कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर इशू कर रही है या डिबेंचर इशू कर रही है तो कंपनी को कंपलसरी उसका एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा न्यूज़पेपर में। तुमने कभी देखा हो तो न्यूज़पेपर में पूरा फुल पेज का आता है, आईपीओ का एडवर्टाइजमेंट आता है, फुल पेज का आएगा। कोई भी कंपनी जब इशू कर रही होगी ना तो कोई भी एक बड़ा पेज फुल पेज ले लेती है न्यूज़पेपर का,
दिव्य भास्कर हो या गुजरात समाचार हो, उसे पूरे में एडवर्टाइजमेंट आएगी कि भाई इस कंपनी के शेयर या डिबेंचर ये डेट को इश्यू होने वाले हैं, इसके एप्लीकेशंस अवेलेबल है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, तो जिसको भी इंटरेस्ट है इन्वेस्ट करने के लिए वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो भी उसकी कंडीशन होगी, जो भी कुछ होगा, इतना परसेंट है, ओके, इतना अमाउंट है, जो भी कुछ होगा वो सब कुछ उसमें लिखा होता है। तो कंपनी को इसका प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस मतलब व्हाट टाइप ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये सेबी का रूल है। सर कंपलसरी होता है हाँ, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज? yes. ओके। Company's act and provision of SEBI should be considered at the time of issue of debenture. A company should issue a prospectus or a statement in lieu of the prospectus with proper information. सारी information उसमें होगी, inviting the public to subscribe for debentures. Underline कर लो. Next, the procedure for issue of debenture is very much similar to issue of shares. वो तो भी अपन देखेंगे जिस तरह से था ना, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल, तो वही सारी प्रोसीजर फॉलो करनी होती है। प्रोसीजर सेम है, इसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट, allotment of debenture should be equal to number of issued debentures against the number of debenture application received. ये भी है ना रूल, कोई भी कंपनी इश्यू डिबेंचर से ज्यादा रिसीव कर सकती है? ओ सर, शेयर्स में भी ऐसा ही था ना, कंपनी ने अगर 8 लाख शेयर इश्यू करे और एप्लीकेशन 10 लाख की आई, तो बाकी 2 लाख को क्या करना पड़ता था? रिफंड। ओके, सेम इधर भी है, डिबेंचर में भी ऐसा ही है। नेक्स्ट, as per rule of Companies Act 2013, बहुत इंपॉर्टेंट, minimum subscription should be 90% of issued amount. ये बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए? 90% ऑफ इश्यूड अमाउंट। मतलब मान लो हमने अगर 8 लाख डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं, ओके, तो 8 लाख का 90% होता है 7,20,000, तो इतनी तो एप्लीकेशंस आनी ही चाहिए। अगर इससे कम आई तो क्या होगा? तो सारी एप्लीकेशन कैंसिल कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा मोटो ही फुलफिल नहीं होगा। हमें 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 रुपया जितना भी होता है, हमें उतने अमाउंट की जरूरत थी, अब उससे कम पैसा आ रहा है, ओके, तो हमारा काम तो होगा नहीं, हमारा प्रोजेक्ट तो फुलफिल होगा नहीं, ऊपर से जिससे पैसा लिया होगा उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लो मुझे 100 रुपए की जरूरत है, एक सिंपल एग्जांपल, मेरा एक प्रोजेक्ट है, मुझे कैलकुलेटर लेना है, एक सिंपल एग्जांपल, मेरे पास 100 रुपया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? 100 रुपए के लिए मैं अपने दोस्तों से 10-10 रुपया उगलाऊंगा, 10 लोगों से। पर मान लो मेरे इतने सारे दोस्तों में से मुझे खाली 7 दोस्त ही तैयार हुए 10 रुपीज देने के लिए, ओके, तो मैं उनसे 10 रुपीज तो ले लूंगा, तो मेरे पास 70 रुपीज तो आ गए। पर क्या 70 रुपीज से मेरा काम होगा? काम होगा मेरा? नहीं होगा। नहीं होगा। कैलकुलेटर 100 रुपए का है, 70 में कैसे काम होगा? ऊपर से जिनसे 10-10 रुपया लिया है उनको मुझे 1 महीने के बाद या 1 हफ्ते के बाद 10 रुपया तो देना ही है वापस, प्लस इंटरेस्ट भी देना है, ओके, तो मेरा काम नहीं हुआ, तो खाली उनसे पैसा लेके क्या फायदा? तो कंपनी सारे डिबेंचर को कैंसिल कर दी, ओके। पर हाँ, 100 के सामने मेरे को 90 रुपीज मिल गए, मेरे 9 दोस्तों ने मुझे पैसा दिया, अब कम कितना पड़ा? 10 रुपये कम पड़ा, ओके, वो तो मैं कहीं से भी जुगाड़ कर लूंगा। तो इसीलिए मिनिमम 90% डिबेंचर सब्सक्राइब होने बहुत जरूरी है, ओके। नेक्स्ट, full amount of debentures may be called by the company on application or may be called in installment. ये तो शेयर में भी था, कंपनी चाहे तो शेयर का पैसा या डिबेंचर का पैसा एक साथ भी मांग सकती है एप्लीकेशन के टाइम पे, या इंस्टॉलमेंट में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल करके भी मांग सकती है, ओके। यहाँ तक अंडरलाइन कर लो। हो गया? यस सर। Now next point, when debentures are issued to the public subscription, amount received on this has to be kept in a scheduled bank in a separate account, okay। डिबेंचर का स्पेशल अकाउंट खोलना पड़ता है। अगर मान लो हम डिबेंचर का पैसा ले रहे हैं, ओके, तो क्या करना पड़ेगा आपको? डिबेंचर के लिए स्पेशल अकाउंट बैंक में खोलना पड़ेगा। वो अकाउंट हम यूज करेंगे, हम उसमें से पैसा विड्रॉ करेंगे, डिपॉजिट करेंगे, लेकिन डिबेंचर्स होल्डर का जितना भी पैसा आएगा वो सबका सब उस स्पेशल अकाउंट में ही जाएगा। ये क्यों रखा गया है?
फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल, पब्लिक की सेफ्टी के लिए। अगर कंपनी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल देगी तो क्या होगा? तो कंपनी अगर अपने अकाउंट में डाल देगी तो क्या होगा? मिसयूज। उसका मिसयूज हो सकता है, बराबर है। कोई भी रीजन से मतलब वो पैसा यूज हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है आगे जाके डिबेंचर होल्डर को। इसके लिए क्या होगा? कंपनी उसका सेपरेट अकाउंट बनाती है, सेबी का रूल है, उसी में पैसा रहेगा, उसी में से कंपनी निकालेगी पैसा उसको जब चाहिए होगा। ओके, so when debenture are issued to the public subscription, money received on this has to be kept in a scheduled bank in a separate account. scheduled बैंक होनी चाहिए ना, कोऑपरेटिव बैंक नहीं चलेगी। उसका छोटी मोटी बैंक कोऑपरेटिव बैंक में बहुत कमांड होते हैं, छोटे छोटे बैंक होती है ऐसी। ओके, लोन वो देकर बैंक बंद हो जाती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए शेड्यूल्ड बैंक होना जरूरी है। जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, ये सब तो नेशनलाइज्ड बैंक है। ओके, यस सर। आईसीआईसीआई ये सब शेड्यूल्ड बैंक है, एचडीएफसी। नेशनलाइज्ड। देना बैंक। और लास्ट में debentures may be issued either at par, premium or discount। तो बताइए ना सबको। यस सर। इक्वल टू फेस वैल्यू, प्रीमियम मतलब मोर देन फेस वैल्यू, डिस्काउंट मतलब लेस देन फेस वैल्यू। देखो डिबेंचर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं, पर शेयर्स को कर सकते हैं। हमने पढ़ा था शेयर्स को नहीं कर सकते हैं। शेयर्स को डिस्काउंट पे देना हो तो खाली किसको दे सकते हैं? स्वेड इक्विटी शेयर, मतलब कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं या कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको दे सकते हैं, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। शेयर्स कैन नेवर बी इशूड एट डिस्काउंट except equity sweat equity shares which are given to the employees or to the directors, whereas debentures can be issued at discount. Okay, any doubt? नो सर। नो डाउट। अब इसको अंडरलाइन कर लो। इसके बाद हम डायरेक्टली सम्स पे जा रहे हैं। अभी हम सिंपल सम्स देख रहे हैं शेयर कैपिटल के जैसे वाले। ओके, यहां तक सब लोग अंडरलाइन कर लेना। अब मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं और अब हम सम करेंगे बोर्ड पे। सबसे पहला सम है, कौन सा सम है सबसे पहला? पेज नंबर 112 पे आ जाओ। पेज नंबर 112 पे आ जाओ। सम नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। अब सबका ध्यान बोर्ड पे। सम नंबर 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी ये सब सम्स के लिए मैं आगे जर्नल एंट्री नहीं लिखवा रहा हूँ। क्यों नहीं लिखवा रहा हूँ? क्योंकि बिल्कुल शेयर कैपिटल की जैसी है, माइनर चेंजेस आएंगे। जैसे शेयर कैपिटल की जगह पे डिबेंचर अकाउंट बनेगा, बराबर है। तो अपने देख लेंगे, तो पहला सम करेंगे तो पता चल जाएगा। सचिन मार्बल लिमिटेड Sachin Marble Limited issued 12 lakh debentures of ₹100 each, face value ₹100. Interest is to be paid at 10% per annum। मतलब ये 10% वाले डिबेंचर्स है। 10% डिबेंचर के आगे उनका परसेंटेज दिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कट जाएगा। जर्नल एंट्री लिखेंगे तभी भी। ये इंटरेस्ट है उसका। अब ये 100 सर इशू कितना है? वाली है तो सर ये 12 लाख नहीं 12,000 है। हाँ सर। 1000 है। ओके, ₹30 अलॉटमेंट के टाइम पे ₹45 एंड कॉल लिखा है, मतलब कोई फाइनल कॉल बोलो ₹25। एप्लीकेशन में रिसीव्ड ऑफ 15,000 डिबेंचर्स, issued थे 12,000, received हुआ 15,000। आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ 12,000 डिबेंचर, एक्सेस एप्लीकेशन वे रिजेक्टेड एंड रिफंडेड, वो तो होना ही था। ऑल द अमाउंट वे रिसीव्ड, राइट द जर्नल एंट्रीज। बिल्कुल शेयर कैपिटल के जैसा है ना सब। सर जया को ऐड करो ना। जया को ऐड करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। ऊपर हेडिंग देंगे अपने जर्नल
ऑफ सचिन मार्बल लिमिटेड, जर्नल एंट्री फॉर्मेट बना के लिखना, नहीं तो मार्क्स कटेगा। चलो सबसे पहले डिवेंचर मनी रिसीव, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड 15,000 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का क्या है 30 रुपीज टू 10%, परसेंटेज लिखना बहुत जरूरी है, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अभी तक अपने क्या लिखते थे, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब डिवेंचर लिखने का, शेयर की जगह डिवेंचर, और डिवेंचर के आगे उसका परसेंटेज लिखना बहुत जरूरी है। ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है कि रिडेम्पशन के टाइम पे क्या हर साल कितना रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा, 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। 10%. 15,000 multiplied by 30. Narration being application money received. अमाउंट तो तुम लिख देना। सेकंड क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, 10%. एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट के अंदर और एक्सेस रिजेक्ट भी करेंगे जो एक्स्ट्रा है वो। तो 10% डिवेंचर Application account debited. debited 15,000 multiplied by 30 to शेयर कैपिटल लिखे थे, उसकी जगह लिखेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट। ये शेयर कैपिटल के जैसा ही है, इसमें सिर्फ रिसीव्ड इश्यूड एप्लीकेशन ही जाएगा और फेस वैल्यू भी जाएगा। इश्यूड एप्लीकेशन कितनी थी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 30 और बाकी जो 3,000 एक्स्ट्रा आई है वो क्या हो गए, रिजेक्ट करेंगे हम। तो टू बैंक अकाउंट हाउ मच 3,000 मल्टीप्लाई बाय 30। एनी डाउट? Sir. Sir. डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड to debenture account and excess debentures rejected and refunded. Rejected and refunded. Same share capital के जैसा ही है ना? Yes or no? हाँ के ना तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. अब हम अलॉटमेंट का कॉल करेंगे, बोलो क्या एंट्री रहेगी अलॉटमेंट के कॉल की? 10% डिबेंचर अलॉटमेंट 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 10% डिबेंचर अकाउंट डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड 12,000 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपीस है 45 टू 10% डिबेंचर अकाउंट शेयर कैपिटल की उसकी जगह रखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट 12,000 मल्टीप्लाई बाय 45 डायरेक्शन क्या आएगा being allotment call made नाउ अलॉटमेंट का मनी रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए के लिए कॉल किया था हमने 12,000 मल्टीप्लाई बाय 45 टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 12,000 into 45 मेरे संख्या लिखोगे being allotment money received being allotment money received। सर ये चैप्टर में से भी जनरल एंट्री आती है। हाँ चलो एंट्री जाती है इसमें से। नंबर 5 अब फाइनल कॉल है 25 रुपीज के लिए तो क्या आएगा 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 12,000 मल्टीप्लाई बाय 25 टू
to 10% debenture account, 12,000 multiplied by 25. Narration क्या आएगा? Being final call made, और अब फाइनल कॉल का पैसा रिसीव होने वाला है, तो उसकी क्या एंट्री आएगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिटेड Bank account debited. to 10% Bank debenture account final call account. 12,000 multiplied by 25 to 10% debenture final call account, 12,000 multiplied by 25. Narration क्या आएगा? Being Final received. final call money received. ओके, पहला सम हुआ, सिंपल था। आगे के 4-5 सम्स तो ऐसे ही है, शेयर कैपिटल के जैसे ही, फिर डिबेंचर का रूप बदल जाएगा। है इजी, डोंट वरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बार लो, फिर शुरू करते हैं। आप पता है ना, न्यूज आ गई ना, स्कूल हाँ सर, नहीं खुलेगी। जो 21 सितंबर को स्टार्ट होने वाली थी, अब वो डिसीजन पेंडिंग कर दिया दिवाली के बाद के लिए। दिवाली तक तो स्कूल नहीं खुलेगी, दिवाली के बाद में भी सोचा जाएगा। तो ये केस बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया में, कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। ये तो गवर्नमेंट और मीडिया ने सब दबा के रखा है। रोज के 95,000 तो ऑफिशियल, 95,000 प्लस तो रोज की ऑफिशियल केस आ रहे हैं जो गवर्नमेंट बता रही है, और ऐसे तो कितने ही केस है जो गवर्नमेंट बता ही नहीं रही है। कितने जो अनएजुकेटेड पीपल है, बराबर है, जो झोपड़पट्टी वगैरह में रहते हैं, जिनको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है, अनएजुकेटेड है, ऐसे तो कितने लोग हॉस्पिटल में मर रहे हैं जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, बराबर है। तो अपने जैसे एजुकेटेड पर्सन होगा तो वो डेथ सर्टिफिकेट मांगेगा तो गवर्नमेंट को रिकॉर्ड बताना पड़ेगा। और कितने लोग ऐसे हैं जिनको ना डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ना उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट है, कुछ नहीं है, ऐसे लोग मर रहे हैं, उसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ओके, इसलिए बहुत ध्यान रखो। रैपिड टेस्ट तो सर ऐसे तो सर आधा गलती बताती है ना। रैपिड टेस्ट के असम टेस्ट गलती बताती है। गवर्नमेंट अभी जानबूझ के पॉजिटिव केसेस ज्यादा भी बता रही है। उसका रीजन है कि उसको WHO से कॉम्पेंसेशन मिलता है, जितने केस होते हैं अमाउंट वगैरह मिलता है गवर्नमेंट को, बराबर है। तो जो भी है वो सब अपने को नहीं पढ़ना है, अपने को अपना ध्यान रखना है, इसके लिए घर से बाहर नहीं निकलो। अगर गवर्नमेंट दिवाली के बाद भी बोलती है ना कि भैया आप सब स्कूल चालू है, क्लास चालू है, जाओ, तो भी मैं तो बोलता हूँ नहीं जाना चाहिए। इस साल जाना ही नहीं चाहिए जब तक वैक्सीन ना लगे ना, इधर थप्पा ना लग जाए कोरोना वैक्सीन का, तब तक नहीं जाना चाहिए स्कूलों में। ये मेरे पर्सनल व्यू है, और मैंने तो सोच ही लिया है कि मेरे जो डॉटर सन है, आनंद सर के डॉटर सन है, या फैमिली में जितने भी है, जब तक सबको वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक स्कूल नहीं जाएगी, भले 2 साल हो के 5 साल, बराबर है। पढ़ाने भी नहीं आओगे? क्या पढ़ाने भी नहीं आओगे आप? अरे पढ़ाने भी नहीं आऊंगा मैं ना आऊँ पढ़ाने, और मैं आऊँ तो भी रिस्क तुमको भी है बेटा, सबको रिस्क है। पहले घर पे रहो, सुरक्षित रहो, ज्यादा अच्छा है। पेरेंट्स तो बाहर जाते हैं, उनको जाना पड़ रहा है मजबूरी में, कमाने के लिए, फैमिली को सर्वाइव करने के लिए। तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है, कोई तुम्हारा काम नहीं रुक रहा है, मस्त ऑनलाइन पढ़ रहे हो तुमको, बराबर है। तो जिनकी मजबूरी नहीं है उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए, बस मेरा कहने का मतलब ये है। चल मैं तो पढ़ाने कल आ जाऊंगा, मैं तो रोज क्लास में जाता हूँ। अभी यह लेक्चर मेरा खत्म होगा ना, शाम को 7 बजे मैं जाऊंगा क्लास पे, बराबर है। आनंद सर सुबह क्लास पे होते हैं, हम तो डेली जाते हैं क्लास पे। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा है, बच्चों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। जब आप ग्रुप एग्जाम होगा
अब एक क्लास के अंदर मान लो 30 बच्चे बैठे हैं साथ में, एक आधे को करंट ट्रांसफर को पॉजिटिव होगा तो उसकी वजह से हम सब लेवा जाएंगे, बराबर। सर ऐसा मत बोलो। अरे बोलने से थोड़ी हो जाएगा तेरे को, ले बोलने से होता तो अब तक तो वैक्सीन निकल जाती। तो फिर सर SA1 की एग्जाम कैसे होगी तो? एग्जाम तो हुई ना बेटा, गवर्नमेंट ने इस बार भी एग्जाम ली ना, अभी ये गुजकेट की एग्जाम हुई, JEE की एग्जाम हुई। अब मैं तुमको उसका केस बताता हूँ। गुजकेट की एग्जाम के अंदर अभी ये JEE की एग्जाम जो थी, JEE नीट की, तो उसमें अपना ही एक, मुझे नाम नहीं लेना है, अपना एक स्टूडेंट था, ओके, उसका फोन आया कि सर मेरा मतलब घर पे पॉजिटिव और मैं खुद पॉजिटिव आया हूँ, तो मैं क्या करूँ, एग्जाम देने जाऊँ कि नहीं जाऊँ। बराबर है, सब तो बोलते जाना चाहिए, कुछ नहीं होता है। तो मैंने भी उसको वही सलाह दी कि चले जा। नहीं जाएगा, उसको कोई सिम्टम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, एसिम्प्टोमेटिक कोविड पॉजिटिव आया है, ओके, मतलब उसको सिम्टम्स भी नहीं थे पर पॉजिटिव आया है, तो उसको हमने तो ये सजेशन दिया कि तू जा एग्जाम देके आ, बराबर है, एक साल मत बिगाड़, कुछ नहीं होता है। हाँ, वहां जाके वो लोग टेस्ट करे और कुछ बोले कि नहीं तुम पॉजिटिव हो, घर पे जाओ तो अलग बात है, बाकी टेस्ट देके आ। तो ऐसे तो कितने स्टूडेंट आए होंगे जो पॉजिटिव हो गए या घर पे कोई ना कोई उनका पॉजिटिव होगा, एग्जाम देने गए, बराबर है, तो वो तो रिस्क है ही, पर एग्जाम के टाइम की मजबूरी है, वो टाइम देखा जाएगा क्या करती है गवर्नमेंट। और गुजकेट और JEE में तो फिर भी क्या है, स्टूडेंट्स लिमिटेड होते हैं, और जब बोर्ड की एग्जाम आएगी 10, 12 सब कुछ साथ में आएगा, तब गवर्नमेंट क्या करेगी उस टाइम पे, वो तो बहुत बात की बात है। एग्जाम तुम्हारी होगी, अब कैसे होगी वो देखा जाएगा बाद में, ओके। इसके लिए एग्जाम देने जाना पड़े तो जाना, बाकी तो पढ़ने के लिए तो घर बैठे बैठे तुम पढ़ सकते हो, ओके। गरी कॉटन लिमिटेड issued 6,000 debentures at 10%। डिवेंचर कितना है, 10% वाले है, लेस देन 1 मिनट हो तो बोलना, ऑफ ₹500, फेस वैल्यू है ₹500 एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। बोलो प्रीमियम 40% है, यानी कितना होगा, 500 का 40% कितना होगा, बोलो 500 का 40% कितना होगा, 200 होगा। मतलब 500 रुपए वाले डिवेंचर को कंपनी ने कितने रुपए में इशू करा, 700 में। एप्लीकेशन पे 200, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम इक्वल टू कॉल्ड वैल्यू। एप्लीकेशन पे खाली 200 है, अलॉटमेंट पे 300 इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम का 200 है, तो फेस वैल्यू होगा 100 इक्वल टू 300 एंड ऑन कॉल फाइनल कॉल 200। ओके, एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 9,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई है, 9,000 डिबेंचर्स की। लेस देन 1 मिनट है। हाँ, एक्सेस एप्लीकेशन में रिजेक्टेड एंड रिफंडेड, राइट द जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री लिखनी है। चलो मीटिंग को ज्वाइन करते हैं एंड करके, और फिर लिखते हैं जर्नल एंट्रीज। सब लोग फटाफट ज्वाइन हो जाना। लेट अस स्टार्ट। चलो बहुत सिंपल सा है ये, ऊपर हेडिंग दे देना जर्नल ऑफ गरवी कॉटन लिमिटेड। सबको आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। यस सर। सबसे पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव करना है, तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है, 9,000 मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन का कितना रुपीस है, 200 टू 10%, परसेंट लिखा मत भूलना, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 9,000 multiplied by 200, narration being application money received। अब शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करें, डिबेंचर एप्लीकेशन को ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर अकाउंट, और एक्स्ट्रा एप्लीकेशन को रिजेक्ट करेंगे
तो 10% डिबेंचर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड debited 9,000 multiplied by 200 to 10% डिबेंचर अकाउंट। इसमें तो खाली इश्यू डिबेंचर जाएंगे और फेस वैल्यू जाएगी। इश्यू डिबेंचर कितने हैं 6,000 और फेस वैल्यू कितनी है 200 और बाकी जो 3,000 एक्स्ट्रा है उनको हम रिफंड करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट 3,000 मल्टीप्लाई बाय 200। मेरे सामने ऊपर लिखता हूं, क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज्ड एंड क्लोज क्या है? एप्लीकेशन अकाउंट ट्रांसफर्ड एंड to debenture account and excess debentures rejected and refunded। अब थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का कॉल करेंगे 300 रुपए के लिए। तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड अकाउंट डेबिटेड। कितने डिबेंचर्स को कॉल करेंगे 6,000 और कितने रुपए के लिए 300 के लिए। 6,000 मल्टीप्लाई बाय 300 टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अब डिबेंचर अकाउंट तो शेयर कैपिटल के जैसा है, इसमें फेस वैल्यू ही जाएगा। तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू कितना है खाली 100 रुपीज और बाकी का जो 200 रुपये वो कहाँ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 6,000 multiplied by 200 narration being allotment all made including premium। अब अलॉटमेंट का मनी रिसीव करेंगे तो बोलो क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड 6,000 मल्टीप्लाई बाय 300 आ गया पूरा। टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 6,000 multiplied by 300 narration being allotment money received including premium। इसमें कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। अब हम फाइनल कॉल करेंगे 200 रुपए के लिए। बोलो क्या एंट्री आएगी? 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 6,000 multiplied by 200 to 10% debenture account 6,000 multiplied by 200 being final call made। ओके, अब फाइनल कॉल का मनी रिसीव होगा। शायद एंट्री थोड़ी कटेगी पर ध्यान से सुनना, मुझे फोटो में पूरा आ जाएगा, मैं फोटो भेजूंगा उसमें। चलो क्या होगा? फाइनल कॉल का मनी आएगा तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट डेबिटेड डेबिटेड कितना आएगा? 6,000 मल्टीप्लाई बाय 200 आएगा। टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट 6,000 multiplied by 200 और नरेशन क्या लिखोगे? भले कट रहा है पर मैं बोल रहा हूँ, सुनो। being final call money received
ओके, तो जैसे हमने आगे करा वैसा ही समय, कुछ नया नहीं है, शेयर कैपिटल के जैसा ही है, ऐसा चलते रहेगा थोड़ी टाइम तक, उसके बाद टाइप चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कोई भी डाउट? नो सर। सर ओके, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, डाउट है, लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। बोलो ना। वो टेस्ट का सम में था ना एक। टेस्ट का सब, हाँ मैं भी पेपर एक जगह चेक करने वाला हूँ, अभी मैं क्लास में जा रहा हूँ पेपर लेने। पेपर लेकर एक मास्टर पेपर चेक करूंगा ना मैं, फिर मैं तुमको उसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, बराबर है, ग्रुप के अंदर फाइनल अकाउंट्स का देख लेना। ओके सर। हेलो सर हाँ बोलो ना।